गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो हम DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2024 के कर चुके हैं, अब 2023 वाले कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा एक और पेपर होने वाला है वो है DSSB पंप ड्राइवर फिटर का, जो हुआ था आपका 11 जुलाई 2023 को शिफ्ट 2 में। तो इस पेपर का जो जनरल सेक्शन आता है, 5 सेक्शन अलग अलग, उसके मैथ्स और रीजनिंग वाले पार्ट को हम कवर करते हैं क्लासों में, है ना। तो अब जो आपकी क्लास है शाम के टाइम जो 9 बजे होती है, उसमें हम रीजनिंग के पार्ट को कवर करते हैं, और जो दोपहर में रोज जो डेली 2 बजे होती है, उसमें हम मैथ्स के पार्ट को कवर करते हैं। तो आज हम अपने जो है रीजनिंग वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आपको अगर इन सब क्लासों का PDF चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए आज की क्लास को अपनी करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है भाई, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। है लोग TVWXY और Z एक 6 मंजिला इमारत में रह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हो। YW से एक तल ऊपर और B से एक तल नीचे रहता है। Z B से ऊपर के तल पर रहता है, लेकिन X और T के तल से नीचे रहता है। यदि T X से एक तल नीचे रहता है तो सबसे निचले तल पर कौन रहता है, ये आपको बताना है। ये बताने के लिए आपको जो है इनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो भाई 6 मंजिल पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रहते हो। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है आपका। बाई जो है W से एक तल ऊपर रह, तो बाई जो है ये है बाई, ये W से एक तल ऊपर और B से एक तल नीचे रहता है, और B से कहाँ पर रहता है, एक तल नीचे। उसके बाद Z जो है B से ऊपर के तल पर रहता है। Z B से ऊपर के तल पर रहता है, लेकिन X और T के तल से नीचे रहता है। ये Z जो है B से तो ऊपर रहता है, लेकिन X या फिर T इनसे रहता है नीचे। अभी हमें ये पता नहीं है X ऊपर है या फिर T नीचे है ना। तो ये अभी पता नहीं है, आगे क्लियर हो जाएगा। X और T के तल से नीचे रहता है। यदि T जो है X से एक तल नीचे रहता है, तो T कहाँ पर रहता है, X से एक तल नीचे। X से नीचे कौन रहता है, T। तो अब जो है हमारा अरेंजमेंट पूरा हो जाएगा। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। कैसे? तो कंप्लीट जो हमारा अरेंजमेंट होगा वो होगा भाई XT, उसके बाद हो जाएगा Z V Y और W। तो ये जो है हमारा बनके हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या बताना है, सबसे निचले तल पर कौन रहता है। तो सबसे निचले तल पर कौन रहता है, W रहता है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, निम्नलिखित संख्या क्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद 4 है, लेकिन ठीक पहले 5 नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये आपको एक सीरीज दे रखी है, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट। आपको ऐसे 3 छांटने हैं जिनके ठीक बाद तो 4 हो, मतलब 3 के ठीक बाद तो 4 हो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ठीक पहले 5 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये एक साथ आपका नहीं होना चाहिए। फिर होना कौन सा चाहिए, होना चाहिए 34 का। अगर 34 एक साथ है और उसके 3 से पहले 5 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा और ये वाला हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ऐसे 3 इस सीरीज में से छांटने हैं। तो भाई सबसे पहले तो 3 को देखिए, तो यहाँ पर देखिए, तो इसके बाद 4 नहीं है तो ये नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर है 3, तो इसके बाद भी 4 नहीं है। उसके बाद 3 है यहाँ पर, और इससे पहले 9 है। क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सब चलेगा। तो एक तो 3 आपको मिला यहाँ पर। अब आगे चलते हैं 3। तो यहाँ पर भी 3 के बाद 4 है और पहले 5 नहीं है, तो ये वाला एक जो आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 3, तो लेकिन यहाँ पर 7 है, ये नहीं होगा। अब ये 3 है, इसके बाद 5 है, तो ये नहीं होगा। तो ऐसे कितने 3 है इस पूरी सीरीज में, केवल 2 है। एक तो ये वाला और एक ये वाला, जिसके तुरंत बाद तो 4 है लेकिन तुरंत पहले 5 नहीं है। तो सिर्फ ऐसे 2-3 है इस सीरीज में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला 2। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड profitability are rearranged according to the English alphabet, then the position of how many letters will remain unchanged after rearrangement। तो ये आपको एक वर्ड दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो है अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन को सेट करना है।
मतलब जैसे ए पहले आता है, बी उसके बाद में, सी उसके बाद में, तो इस तरह से जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसी तरह से इनको रीअरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि कितने अक्षरों की जो स्थिति है अपरिवर्तित रहती है, मतलब चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं इस वाले वर्ड को यहाँ पर। ये है आपके पास PROFI, उसके बाद क्या है TABLY, ये वर्ड हो गया आपके पास। सबसे पहले क्या आता है भाई, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में सबसे पहले ए आता है तो ए को यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है बी, तो बी को यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद जो आपके वर्ड दे रखे हैं बी के बाद फिर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, फिर आ जाएगा आपके पास एफ, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। एफ के बाद क्या आएगा, एफ के बाद आएगा आई, आई आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ जाएगा आपके पास एल, तो एल आएगा आपका यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा भाई, एल के बाद आ जाएगा इनमें से ओ, तो ओ यहाँ पर आएगा। उसके बाद आएगा पी, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा भाई, पी के बाद क्या बचा आर, आर यहाँ पर आएगा। उसके बाद है बचा टी, तो टी यहाँ पर, और बाई आएगा सबसे लास्ट में। तो अब आपको ऐसे लेटर छांटने हैं कि जो आपने ये रीअरेंज किया है दोबारा से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे कितने शब्द हैं जो पहले भी सेम पोजीशन पर थे और अब भी सेम पोजीशन पे हैं। तो देखिए सारे जो हैं, सारे लेटर्स जो हैं चेंज हो चुके हैं सिवाय बाई के। बाई पहले भी लास्ट पोजीशन पर था और अब भी लास्ट पोजीशन पर है। तो सिर्फ ऐसा एक ही लेटर है जो पुनर्व्यवस्था के बाद भी सेम अपनी स्थिति में रहता है, अपरिवर्तित रहता है ना। तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, तो हमने 2024 के बहुत सारे जो है पेपर सॉल्व कर लिए और 2023 के भी बहुत सारे कर चुके हैं अभी तक। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आया है इस तरह का, पासे वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ अब आया है ये है पंप ड्राइवर फिटर में, है ना। 2024 में कोई भी जो है क्वेश्चन आपका ये पासे का हमें दिखाई नहीं दिया जितने भी हमने पेपर सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है भाई, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। यदि पासे पर संख्या 1 से 6 तक लिखी हो तो उस संख्या का चयन करें जो दो वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, मतलब दो के अपोजिट होगी, वो हमें बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए 1 2 3 2 5 6, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, कॉमन है 2, तो इसको पकड़ लेंगे। इसको तो आपको सोल्व करना आता ही है, नहीं आता है तो इसके अलग से एक क्लास कर लेंगे पासे की डाइस की, है ना। तो सबसे पहले कॉमन वाली जो संख्या है उसको पकड़ लो, सबसे पहले फर्स्ट वाले में, है ना। तो यहाँ पर लिख लो 2, फिर चलो क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 के बाद क्लॉकवाइज चलने पर क्या आएगा, इसको लिख लिया। अब आते हैं हम सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला 2 कॉमन था, इसमें भी कॉमन था 2, इसमें भी 2 कॉमन था। 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, ये आएगा 5, यहाँ पर 2 था तो इसके बाद आएगा 5, फिर 5 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर क्या आएगा 6, तो फिर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 1 के अपोजिट आ गया 6, 3 के अपोजिट आ गया 5, और बचे हुए ये 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, बचा हुआ 4। तो 2 के अपोजिट हो जाएगा 4, या फिर कह सकते हैं 4 के अपोजिट 2, ऐसे 3 के अपोजिट 5, या फिर 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1। तो हमें क्या बताना था, दो वाले फलक के विपरीत बताना था। तो दो वाले जो फलक है उसके विपरीत पे क्या आएगा, 4 आएगा। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये आपको कुछ जानकारी दे रखी है और आपसे पूछा है ये इक्वेशन देके MQ से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपका जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं अपना। सबसे पहले है ये भाई M%R। तो M%R का क्या मतलब है, M%R का अर्थ है M R की पत्नी है। M किसकी पत्नी है, ये पत्नी है R की, तो R होगा पति और M होगी। उसके बाद R बराबर S, तो R बराबर S का अर्थ है R S का पुत्र है। R किसका पुत्र है, ये पुत्र है S का। उसके बाद S स्टार N, तो S स्टार N का अर्थ है S N की माँ है। S किसकी माँ है, N की माँ है, तो ये माँ होगी N की, है ना। उसके बाद N#P, तो N#P का अर्थ है N P की बहन है। N किसकी बहन है, P की बहन है। उसके बाद P बराबर Q, तो P बराबर Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। P किसका पुत्र है, ये पुत्र है Q का, और ये आपस में भाई बहन है तो ये हो जाएंगे पति पत्नी, ये हो जाएगा पति Q।
तो अब हमसे क्या पूछा गया है भाई क्वेश्चन में, एम क्यू से किस प्रकार संबंधित है। हमें बताना है ये जो एम है ये क्यू से कैसे संबंधित है। तो एम कौन है भाई, एम है क्यू के लड़के की बहू, है ना। एम कौन है, क्यू के पुत्र की बहू, तो ये हो गई पुत्र वधू। तो कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपको डायग्राम देख के भी चीजें समझ में आ रही होगी। ये दोनों तो आपस में पति पत्नी है, और ये जो है इनके बच्चे हैं। ये दोनों हैं भाई भाई, मतलब आर और पी क्या है, मेल कैंडिडेट है या फिर भाई भाई हैं, और एन इनकी बहन है, और आर की पत्नी कौन है, एम। तो इसलिए एम क्या हो गई, क्यू की पुत्र वधू। क्यू का पुत्र कौन है, आर है, तो आर की पत्नी क्या हो जाएगी, क्यू की पुत्र वधू। इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में अगर आपने एक बार डायग्राम सही से बना लिया, फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, निम्नलिखित संख्या अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती बाएं से दाएं ही करनी है, मतलब इधर से इधर को आपको गिनती करनी है। और क्या बोला गया है, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। मतलब ऐसे हमें अक्षर बताने हैं जिनके ठीक पहले तो एक क्या हो, सिंबल हो, प्रतीक हो, और ठीक बाद में एक नंबर हो, है ना। तो चलिए यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाएं से दाएं ही हमें चलना है। अक्षर ढूंढे सबसे पहले, तो इसके ठीक पहले क्या होना चाहिए, प्रतीक, लेकिन यहाँ पर संख्या है तो ये नहीं होगा। उसके बाद भी यहाँ भी एक संख्या है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद ये है तो यहाँ भी संख्या है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके पहले जो है एक प्रतीक चिन्ह है और उसके बाद में क्या है, एक संख्या है, तो एक तो हमें ये मिल गया। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी प्रतीक है लेकिन बाद में कोई संख्या नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये प्रतीक है और उसके बाद में क्या है, संख्या, तो एक मिला हमें। तो ऐसे कितने अक्षर मिल गए हमें जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या, तो ऐसे हमें दो अक्षर मिले हैं। कितने अक्षर मिले हैं, दो, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक तो ई और एक क्यू। तो ऐसे दो अक्षर हमें मिले हैं, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड working, each of which has as many letters between them in both forward and backward directions as in the English alphabetical series। तो ये वर्किंग जो आपको शब्द दे रखा है, हमें बताना है कि इनके जो लेटर्स हैं उनके बीच में जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, क्या जो गैप है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होता है, सेम गैप इन जो आपको वर्ड दे रखा है इनके कितने लेटर्स के बीच में सेम गैप है। तो चलिए ये लिख लेते हैं वर्ड, सबसे पहले तो वर्किंग, WORKING, तो वर्किंग है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, पोजीशन वैल्यू लिख लो इनकी। तो W की होती है 23, O की होती है 15, R की 18, K की 11, I की 9, N की 14 और G की होती है 7। इससे जो है क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है ना। और हमें दोनों डायरेक्शन में चेंज वो करना है, चेक करना है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, आगे से पीछे भी और पीछे से आगे भी। तो दोनों जो है दिशाओं में हमको चेक करना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले 23 से अगर हम इधर की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, तो 23 के बाद तो 24 आता है, 25, 26 तक के लेटर होते हैं। तो W से तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। ऐसे 15 के बाद आएगा 16, 17, 18, तो O से भी नहीं कॉम्बिनेशन बनेगा। R 18, 18 से कोई बड़ी संख्या इधर है ही नहीं, तो इससे भी नहीं बनेगा। फिर 11 के बाद आएगा 12, के बाद आएगा 13, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। 9 के बाद आएगा 8, 10 आता है, तो ये भी नहीं बनेगा। 14 के बाद ये 7 है, तो ये भी नहीं बनेगा। मतलब इधर से इधर तो कोई कॉम्बिनेशन हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जो है जो सेम जो गैप हो, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में गैप होता है दो लेटर्स के बीच में। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीछे से आगे की तरफ। तो जी ये है 7, तो 7 के बाद 8, 9, तो 7 के बाद 9 आता है, तो एक तो हमें एक लेटर ये मिला। जी के बाद आए, है ना। जी के बाद आता है क्या, एच, एच के बाद आता है आई। तो अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में देखें ए से लेके जेड तक, तो जी के बाद आता है एच और आई। तो जी और आई के बीच में कितने लेटर है, सिर्फ एक लेटर है। ओरिजिनल जो आपकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जी और आई के बीच में सिर्फ एक लेटर है, और यहाँ पर भी देखिए जी और आई के बीच में सिर्फ एक ही लेटर है। तो ऐसे ही जो है हमें शब्द छांटने थे कि ऐसे जो है कितने शब्द हैं। तो एक तो हमें ये मिल गया। अब देखते हैं, जी के बाद ये भाई 7 था, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो और नहीं मिलेगा, बस एक ही मिलेगा। उसके बाद 14 है, तो 15, 16, 17, 18, 19, इससे भी नहीं मिलेगा। 9 के बाद
10, 11, 12, 13, इससे भी नहीं बनेगा। 11 के बाद 12, 13, 14 और 18। तो सिर्फ हमें एक ही ऐसा जो है लेटर मिला या फिर अक्षर मिला जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है ना। तो सिर्फ आपके पास ऐसा कितना है, एक ही अल्फाबेट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, दिए गए विकल्पों में से वह अक्षरांकीय पद चुने जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है और श्रृंखला को पूर्ण कर सकता है। तो आपको एक सीरीज दे रखी है, आपको बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये अल्फाबेट्स जो हैं जी, ई के बाद जी, जे, एन और एस, इनको देखते हैं कि इनका क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न यहाँ पर सीरीज फॉलो कर रही है ना। तो ये है 5, ई की वैल्यू होती है 5, उसके बाद 7, तो 5 + 2 7, 7 के बाद ये कितना है 10, तो +3 10, 10 के बाद ये कितना है 14, तो +4, और 14 के बाद कितना है 19, तो +5। तो आप देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या है, +2 +3 +4 +5, तो आगे जो भी लेटर आएगा उसमें क्या होगा, +6। तो ये है 19, 19 + 6 होता है 25, और 25 किसकी वैल्यू होती है, बाई की, है ना, क्योंकि 26 ही जो आपके कुल जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, और बाई की वैल्यू क्या होती है 25। तो ये तो तय है कि जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, बाई आएगा। अब अपने ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। बाई है, हो सकता है। यहाँ पर एक्स है, ये भी नहीं होगा। बाई है, हो सकता है। तो अब सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन बचे, दूसरा और चौथा, जिनमें लेटर तो बाई आएगा, ये तो पक्की बात है। अब हमें जो है संख्या को भी चेक करना पड़ेगा कि क्या नंबर आएगा। तो अब भाई नंबर को चेक करते हैं। ये वाले और ये वाले ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। तो ये क्या है, 12 के बाद है 12, 12 के बाद है फिर 18, 18 के बाद है 36, 36 के बाद है 90। तो ये कैसे सीरीज फॉलो हो रही है, 12 की अगर आप 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, तो इस वाले 12 की फिर आप 1.5 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 18। अब 18 की आप किससे गुणा करोगे, 2 से, तो कितना आ जाएगा 36, और 36 की आप 2.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 36 दूनी 72, और 18 90, तो ये आ जाएगा 90। अब क्या करना पड़ेगा, अब आप पैटर्न पकड़ गए होंगे, एक सबसे पहले 1 से गुणा, फिर 1.5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 2.5 से गुणा, तो अब किससे गुणा होगी, अब होगी 3 से गुणा। तो 9 30 कितने होते हैं 27, तो ये कितना आ जाएगा 270। तो संख्या क्या आ जाएगी आपके पास, 270। तो सबसे पहले बाई तो आना था, उसके बाद क्या आएगा 270। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, बाई 270। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये आपको तीन जो है आकृति दे रखे हैं, चौथी आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा और कौन सी आएगी। इन चारों में से ही कोई ना कोई सी एक आएगी। यहाँ पर ये चार ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से ही एक ना एक आएगी। तो अगर आप इन आकृतियों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितने जो स्क्वायर हैं, कितने वर्ग हैं भाई, एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। सभी आकृतियों में देखिए यहाँ पर भी चार वर्ग हैं, यहाँ पर भी चार हैं, यहाँ पर भी चार हैं, तो यहाँ पर भी चार ही होंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या क्या है, इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो पहला वाला वर्ग है ये जो है पूरा भरा हुआ है अंदर, है ना, पूरा भरा हुआ है। और जो बाकी के तीन वर्ग हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये खाली हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो आकृति है उसमें क्या हुआ, जो सबसे अंदर वाला जो वर्ग था वो खाली हो गया, लेकिन उससे जो बाहर वाला था वो भर गया, और फिर बाहर वाला खाली है, फिर उससे बाहर वाला खाली है। नेक्स्ट जो आपका जो आकृति दे रखी है उसमें क्या हुआ, सबसे अंदर वाला खाली है, फिर उसके बाहर वाला भी खाली है जो पहले भरा हुआ था, अब उसके बाहर वाला भर गया ये वाला, और सबसे लास्ट वाला खाली है। तो अब जो यहाँ पर जो आकृति आएगी उसमें क्या होगा, ये वाला जो भरा हुआ पार्ट है एक मतलब एक बार और बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सबसे लास्ट वाला जो है ये भरा हुआ हो जाएगा। यहाँ पर जो आपकी आकृति आएगी उसमें सबसे लास्ट वाला जो वर्ग है वो भरा हुआ होगा। तो अब अपने ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे अंदर वाला भरा हुआ है तो ये तो होगा नहीं। अगर सेकंड में देखिए तो सेकंड में देखिए यही वाला भरा हुआ है, लेकिन भरा हुआ कौन सा होना चाहिए था, ये वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा।
थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड में ये सेकंड वाला भरा हुआ है, लेकिन भरा हुआ कौन सा होना चाहिए था, सबसे बाहर वाला, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। और इसमें सबसे लास्ट वाला जो सबसे बाहर वाला वर्ग है वही भरा हुआ है जो होना भी चाहिए था, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कितना मान आना चाहिए। तो आपको जो है पूछा गया है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है आपसे, और इसको आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सीधा सीधा क्वेश्चन है। तो अगर आप इनके गुणा करने बैठ जाएंगे 10.01 प्लस 199.99 भाग 2.001 माइनस 10.01 गुणा 4.99, अगर आप इसके गुणा करने बैठ गए तो आप तो पागल हो जाओगे, इसी क्वेश्चन में फंस के रह जाओगे, बाकी सारा पेपर आपका खत्म है ना। तो आपको क्या करना है अभी, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या पूछा गया है, लगभग कितना मान आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आपसे वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर तो पूछा गया है लिख के, एग्जामिनर ने लिख के दिया है कि लगभग में वैल्यू बता दो, नहीं तो मैंने आपको कैलकुलेशन में सिखाया है, अगर लिख के ना भी दे कोशिश किया करो, अगर आपके ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं तो अप्रोक्सीमेशन में जो है अपनी जो है कैलकुलेशन को सॉल्व करो, जिससे क्या फ़ायदा होगा, आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा, आप पूरे पेपर को अच्छे से कर पाओगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अप्रोक्सीमेट में जो है अप्रोक्सीमेशन हमें लगाना है, इसमें लगभग में वैल्यू पूछी गई है, तो ये 10.01 है। अगर मैं 10.01 को 10 लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। 0.01 को हम सिर्फ 10 मान लेते हैं, इसको पूरे को हमने मान लिया 10, क्योंकि लगभग में ही वैल्यू बतानी है। और ऑप्शन भी देखिए आप दूर दूर हैं, 70, 50, 80, 60, तो ऑप्शन भी दूर दूर है, तो इसको हमने क्या मान लिया 10 प्लस ये 199.99 है, तो इसको क्या आप 200 नहीं मान सकते, मान सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद ये भाग यह 2.001, तो इसको क्या मान लो, इसको मान लो 2, पूरा पूरा कंप्लीट है ना, माइनस के ये है 10.01, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गुणा 4.99, तो 4.99 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और बराबर क्वेश्चन। तो आपसे जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई थी, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ले ली, मतलब पूरे पूरे नंबर ले लिए। इससे जो है कैलकुलेशन आपकी देखिए कहाँ इसकी कैलकुलेशन थी और कहाँ इसकी कैलकुलेशन है ना। तो भाई अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 200 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 100, माइनस के 10 की 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 50, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 100 में से 50 माइनस करोगे 50, तो 10 प्लस 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा 60। कहने का मतलब ये है, इसको पूरे को सोल्व करके क्या आ गया आपके पास 60, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा आपको करेक्ट ऑप्शन। तो आपने देखा अप्रोक्सीमेशन का कमाल, यहाँ पर तो लिख के दिया है, अगर लिख के ना भी दे और ऑप्शन दूर दूर है, कैलकुलेशन मुश्किल हो रही है, तब क्या कर सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, उससे आपका टाइम पक्का बचेगा, है ना। तो चलिए भाई 10 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के कर लिए, 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इसके, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है जनरल पेपर में, मैथ्स के भी 20, रीजनिंग के भी 20, इंग्लिश के भी 20, जीके के भी 20 और हिंदी के भी 20, सबके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। तो इसके 10 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, 10 और बचे हैं, उसे हम कल के क्लास में कवर कर लेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पेपर 1 बाई शिवम चौहान पर। तो चलिए मिलते हैं कल को अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।